जय हिंद मित्रों, सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बेटा, हम लोग इस टॉपिक पे फिर से उपस्थित हुए हैं डिस्कस करने के लिए, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग। बेटा, इस वीडियो के पहले हम लोगों ने किस पे बात कर ली थी? कार्बोहाइड्रेट पे बात कर ली है, उस वीडियो को जाके देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट पे बात हो चुकी है हम लोगों की प्रोटीन पे बात हो चुकी है, हम लोगों की वसा पे बात हो चुकी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, इस पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डेप्थ में जाके सारे अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और इससे जुड़े हुए सारे उस बातों पे जिक्र किया था जिससे भविष्य में संभावित क्वेश्चन बन सकते थे। चलो आज हम लोग बात करते हैं विटामिन पर। आज बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही आनंद आने वाला है, तो सारे लोग एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ चाय वाय लेकर बढ़िया से आराम से शिद्दत के साथ बैठ जाइए और फिर देखिए विटामिन मीन्स बेटा, इसकी सबसे पहले विटामिन जो शब्द है इसका प्रयोग कब और किसने किया था? तो इसका प्रयोग कब और किसने? तो सी फंक और कब? 1911 ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1911 में हमारा रॉयल एयरफोर्स का गठन हुआ था ब्रिटिशर्स टाइम में। जो हमारे एयरफोर्स बनी थी वो 1911 में बनी थी। और सी फंगस से याद कर सकते हो, सी फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो बेटा, विटामिन जो है इसका रोल क्या है? विटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका आवश्यकता हमारी बॉडी में बहुत कम होता है पर इसका रोल बहुत ज्यादा है। जैसे बिहारी का एक दोहा है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसी तरीके से विटामिन है कि इसकी आवश्यकता तो कम है लेकिन बॉडी में इसका जो काम है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि इसका काम हमारी बॉडी के एंटीबॉडी को मेंटेन करना है, प्रतिरक्षा तंत्र को मेंटेन करना है, बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी का सशक्तिकरण को बनाना किसका काम है? विटामिन का काम है। तो विटामिन बेटा, हम इसको मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वसा में घुलनशील ऐसे विटामिन जो क्या हो? फैट सोल्यूबल हो, जो फैट में डिजॉल्व हो जाए। दूसरा क्या? जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल। अब देखो बेटा, जो विटामिन हैं वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के और विटामिन बी और सी। बी, सी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है और रेस्ट जितने भी विटामिन है ये फैट सोल्यूबल है। इसीलिए आप कभी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई भी डिजीज का लेकर चले जाएं, कोई भी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, आपको विटामिन बी की गोली तो फ्री में दे देगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी के अंदर विटामिन बी की कमी होती ही है। क्यों कमी होगी भैया? वाटर सोल्यूबल है। आपने सब्जी काटी और सब्जी काट के जैसे ही पानी में धुले तो चूंकि ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील है, तो उस सब्जी जो खाद्य सामग्री है उसका विटामिन क्या होगा? पानी में घुल जाएगा और हम लोग जब पानी उसको गिराएंगे तो उसी के साथ निकल भी जाएगा। ठीक। विटामिन सी चूंकि खट्टे चीजों में होता है तो हम लोग बहुत सारी ऐसी भी चीजें होते हैं जो खट्टा खाते रहते हैं। ठीक। हाँ, मिर्चे में भी विटामिन सी ही होता है। ठीक। तो दो तरीकों से हम विटामिन को कैटेगराइज करते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन है तुम्हारा? बी और सी, और रेस्ट जितने भी बचे ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, के और ई, ये चारों क्या है? फैट सोल्यूबल है। चलो बेटा, अब इस पे हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और उससे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी,
विटामिन ई, विटामिन के। बी की कैटेगरी को अभी हम फिर से करेंगे। एक तुम्हें फार्मूला देता हूं, रथ पर एक टॉफी। ये आपको याद होना चाहिए कि भाई रथ पे एक टॉफी, हो सकता है लाजमी है, छोटा सा नाम है, याद कर लेंगे। तो ये क्या हो गए, विटामिन हो गए, और इधर विटामिन से होने वाले रोग हो गए, और इधर उनके रासायनिक नाम हो गए, रासायनिक नाम। रथ पर को ऐसे गोला कर देंगे, रा से विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इससे रोग कौन सा होगा, तो रतौंधी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब कहेंगे भैया नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को नहीं दिखता, तो रात को दिखता किसको है, रात को तो किसी को नहीं दिखता है, तो ये तो कोई बीमारी नहीं है। पर बीमारी है, बीमारी ये है कि कम रोशनी में ही पूर्णता दिखना बंद हो जाता है। जैसे गौधरिया के समय में हम लोगों को तब भी तो दिखेगा कि लाइट की जब थोड़ा सा क्या होगा, लाइट कम होगी तब भी हमें हर चीज विजुलाइज होगी, हाँ पहले के अपेक्षा में कम विजुलाइज होगी। लेकिन जो इसको विटामिन ए की कमी होगी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, जैसे ही लाइट की एफिशिएंसी कम होगी, शाम आने लगेगी, उसको दिखना पूर्णता बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये विटामिन ए हो गया। रा से रेटिनॉल, था से विटामिन बी। अभी बी को कैटेगरी बाद में करेंगे। अगर बी को ऐसे देख लें तो बी से होता क्या है, बेरी बेरी, ये B1 ही है समझ लो, बेरी बेरी। और इसका सॉरी, इसका रासायनिक नाम इधर लिख दिया हमने। विटामिन बी, रथ, था से थायमीन। और डिजीज कौन सी होगी, बेरी बेरी। पर को मैंने अंडरलाइन कर दिया। एक ए से क्या होगा, एक ए से होता है स्कर्वी, डिजीज कौन सी होगी, स्कर्वी होगी। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ए से स्कार्बिक अम्ल या एसिड, स्कार्बिक अम्ल या एसिड। ठीक, थर्ड देखो डी, रथ का, डी से क्या हो जाएगा बेटा, बीमारी जो होगी उससे होगी रिकेट्स। और इसका का से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। चलो बेटा, हाँ, तो विटामिन डी हो गई, और डी का क्या है तुम्हारा, का से कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई से डिजीज कौन सा होगा बेटा, डिजीज आपसे इससे होता है नपुंसकता, इम्पोटेंसी हो सकता है, या पैरालाइज भी होता है। नपुंसकता, नपुंसकता होता है। और इसका नाम क्या होगा, तो टा से टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। ओके, अब का से क्या कौन सी बीमारी होती है, हेमोरेज, हेमोरेज, या कह सकते हो खून का थक्का ना बनना, खून का थक्का ना बनना। और इससे खून का थक्का ना बनना, इससे बीमारी कौन हो गई, खून का थक्का ना बनना। और लास्ट में क्या है, फा, तो फा से क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनॉन। ओके, फाइलोक्विनॉन। अब देखो विटामिन B1, B2, B6, B9 और B12। तो बेटा B1 विटामिन को बोलते हैं थायमीन, और इससे रोग क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन B2 से क्या होता है, तो इधर चार्ट को इसको समझने की कोशिश करेंगे। रथ पर एक टाफी, तो बेटा रथ पर एक टाफी, रा से क्या हो जाएगा, पर तुम्हारा विटामिन ए, और रा से उसका रासायनिक नाम, ये रासायनिक नाम का है, ये जो ट्रिक है रासायनिक नाम का, विटामिन ए का रासायनिक नाम, रा से रेटिनॉल। बी से क्या हो जाएगा, B1 समझ लो इसे, तो इसका हो जाएगा थायमीन। विटामिन सी से ए से क्या हो जाएगा, स्कार्बिक
अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, डी का रासायनिक नाम कहां से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई से, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। और विटामिन के, फाइलोक्विनोन, ठीक। और इससे बीमारी क्या हो जाएगी, खून का थक्का ना बनना। राइबोफ्लोविन, B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन, और B3 का नाम होता है फोलिक एसिड। B3 का नाम होता है फोलिक एसिड। और B9, जो बेटा B3 और B9 एक ही चीज है, तो इसको हम बोल सकते हैं B9 और B3, इससे होता है B6। और लास्ट वाला जो हमारा नाम है उसको बोलते हैं साइटोकोबलालिन। तो B1 का नाम क्या होगा बेटा, थायमिन। थायमिन कमी इसकी कमी से डिजीज कौन सी होगी, बेरी। B2 की कमी से क्या होगा, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन से क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। B3 या B9 बोल सकते हैं इसको। B9 क्या है, फोलिक एसिड। B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड। और इससे कमी से क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। B12 या B6, इसका नाम है साइटोकोबलालिन। और इससे क्या हो जाता है, अरक्तता यानी कि अनीमिया। अब मैं आपको एक बार फिर से सारी चीजें समझा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने कहा विटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी आवश्यकता बॉडी में बहुत कम होती है, लेकिन इसके कार्य बहुत ही व्यापक होते हैं। और ये हमारी एंटीबॉडी बनाने में, बीमारियों से लड़ने में, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और जिसमें मैंने बताया कि जो विटामिन हैं उससे रासायनिक नाम से मैंने एक ट्रिक बताया, जिससे रथ पर एक टाफी। मैंने कहा पर को क्या कर ले रहे हैं, रिंग कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो विटामिन ए का क्या नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी, उसको B1 समझ लो, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बेटा, ए से स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हो गया। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक। फिर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टा से टेकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, फाइलोक्विनोन, ठीक। तो ये तुम्हारे नाम्स हो गए। और विटामिन ए से तुम्हें जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। तुम्हारी B1 की कमी से जो डिजीज होती है वो किससे क्या कहते हैं, बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, आपको पता ही होगा। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट। तो सनलाइट में बैठते हैं, उनको विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। और कैल्सीफेरॉल में आदमी की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी, और विटामिन डी से हो गया। विटामिन ई से मैंने कहा इंपोटेंसी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, और पैरालाइज की बीमारी हो सकती है। और विटामिन के, इसका रुधिर का थक्का जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, कौन सा विटामिन रुधिर के थक्का जमने के लिए जरूरी है, तो विटामिन के, ठीक। तो ये आपका हो गया। फिर मैंने कहा बी जो है उसके कई टाइप्स होते हैं। B1 होता है थायमीन से बेरी। B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन, और इससे जो है स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब सूखापन एक प्रकार का कह सकते हो जाता है। और नाम आपका B9 फोलिक एसिड, इससे क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। जो बड़े बड़े छाले हमारे मुंह में पड़ते हैं, कभी कभी कहते हैं मुंह में छाले निकल गए, तो वो किससे होता है, फोलिक एसिड से। और फिर B12 साइटोकोबलालिन, इसकी कमी से क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाती है। अनीमिया और पीलिया में बहुत अंतर है। अनीमिया में मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और जॉन्डिस ये लीवर की एक डिजीज है। पीलिया जो है वो जॉन्डिस, शरीर का पीला पड़ जाना, उसमें पीला हो जाना, वो क्या है, लीवर की डिजीज है। और अनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, अलग चीज है। तो ये बात थी हम लोगों की विटामिन की। अब बात करते हैं किसकी, मिनरल की।
मुझे लगता है ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो वीडियो को 2-3 बार घुमा के देखेंगे, जिससे आपको 2 चीज़ें आ जानी चाहिए, एक विटामिन और उसका रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग, ये अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। मिनरल मतलब खनिज। बेटा जो बॉडी में मिनरल की जरूरत होती है वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, माइक्रो MACRO माइक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल वो मिनरल्स होते हैं, वो खनिज बॉडी के जिसकी बॉडी को जरूरत ज्यादा होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, इसकी जरूरत बॉडी को बहुत ज्यादा होती है। माइक्रो मीन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, यानी जिसकी आवश्यकता ही, माइक्रो मीन्स क्या होता है? कम या छोटा। तो माइक्रो मीन्स ऐसे मिनरल्स जिसकी जरूरत हमारे शरीर को क्या होती है? कम मात्रा में होती है। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि चीजें, जैसे बायो का कोई स्टूडेंट होगा तो उसे लगेगा यूज टू है, उसे लगेगा कि हाँ ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अहम ब्रह्मास्त्र की फीलिंग आएगी। बहुत सारी चीज़ें पर उसे भी ऐसी मिलेंगी जो शायद रिवीजन करने लायक हों, तो वो भी पढ़ेंगे। और जो अदर स्ट्रीम से हैं वो उन चीज़ों को अगर दिमाग में नहीं आएगा थोड़ा सा, तो बेटा इस वीडियो की स्पीड थोड़ा सा कम कर लेंगे और 2 बार देखेंगे और शिद्दत के साथ एक घूंट चाय पियेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक। माइक्रो मिनरल, माइक्रो मैंने कहा मैंने कम, मिनरल माने जैसे आपका आयरन हो गया, आपका आयोडीन हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत बॉडी को बहुत कम होती है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे मिनरल हैं जिसकी ज़रूरत बॉडी को ज़्यादा होती है। समझ गए ना? तो हम लोगों की बात किस पे हो गई? कार्बोहाइड्रेट पे हो गई, हम लोगों की बात प्रोटीन पे हो गई, हम लोगों की बात फैट पे हो गई, हम लोगों की बात विटामिन पे हो गई, हम लोगों की बात मिनरल्स पे हो गई, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रफेज। एक ऐसे पोषक पदार्थ के बारे में जिसका अपने आप में बड़ा रोल है, क्योंकि उसका मामला ही बहुत गोल है। रोल और गोल का बड़ा मैटर है बेटा। रफेज, ROUGHAGE, रफेज को हिंदी में बोलते हैं चारा। अब चारे की जरूरत हम लोगों को तो है नहीं, ऐसा लगता है चारे की जरूरत खाली जानवरों को है, हमको भी है। चारा मतलब ऐसी चीजें जो रेशेदार हों, जिसमें रेशा पाया जाए, चाहे तुम्हारा ग्रीन वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हों, और इनका रोल डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इससे कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं लेते। यानी कि रफेज से हमें कोई भी पोषक पदार्थ नहीं मिलता, ना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ना प्रोटीन मिलता है, ना विटामिन मिलता है, ना मिनरल मिलता है, फिर भी इसका डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल है। और पोषक ये हमारे बैलेंस डाइट में एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसका रोल कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन समझते हो? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, एक प्रचार आता है, उसको कहते हैं कि पता नहीं क्या, सफा सब रोग दफा, पेट ये पता नहीं, कायम चूर्ण, कायम चूर्ण एक बार खाएं, पेट सफा तो सब रोग दफा। तो पेट सफा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रफेज रिस्पॉन्सिबल है भैया। चारे मतलब जी कुछ चीज ऐसे आप खाएंगे जिसमें रफेज हो। समझ गए ना? जैसे कोई भी चीज खाइए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो उसकी पत्तियों में क्या होगा? थोड़ा सा रेशे होंगे। रेशे क्या करेंगे कि आपका भोजन जब आपके मुंह से जाते हुए, आपके ओसियोफेगस से होते हुए, स्टोमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, जब वो तुम्हारा अनडाइजेस्टिव फूड बॉडी से बाहर निकलने का काम होगा, तो बहुत लोगों का पेट ही नहीं साफ होता। बैठे रहें, कहो लता मंगेशकर के 2-2, 3-3 गाने निपटा दें, लेकिन उनका पेट साफ नहीं होने वाला। तो पेट साफ अगर करना है तो उसको क्या चाहिए? रफेज, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स और ऐसी जो है तुम्हारे फ्रूट्स जिसमें क्या हो? रेशे हों, चारे हों। इस तो रफेज का मेनली काम क्या है बेटा?
कॉन्स्टिपेशन को दूर करना, मतलब पेट को झटके से साफ कर देना, एकदम कायम चूर्ण वाला मजा ला देना कि कायम चूर्ण खाया, पेट सफा, सब रोग दफा। तो अगर ऐसी स्थिति चाहिए तो भैया कायम चूर्ण से नहीं खरीदना है तो आप रफेज खाइए, झमाझम खाइए। इस समय आम का सीजन है और मैंगोज में बहुत ज्यादा रफेज होता है, और जो तुम्हारा सफेदा आम होता है उसको खाओ तो उसमें सिर्फ रफेज ही रफेज होता है, कभी खा के देखना। तो इससे क्या होता है कि आम अगर आप भर पेट एक दिन 1 किलो आम खा के देखना ना, वही काम होगा जो हम बता रहे हैं, कायम चूर्ण वाली स्थिति आएगी। तो रफेज। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं वाटर। भाई पानी आते ही इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि पानी को लेकर ना पूरी दुनिया में इस समय बड़ी स्थितियां क्रिटिकल हैं। जो फ्रेश वाटर है, जो एडेबल वाटर है, मतलब पीने लायक वाटर है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो पानी, मैंने कहा था जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सब में पानी और रिश्ते में नानी, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो भैया पानी का रोल तुम इसी समझ सकते हो कि 65 to 70% हमारी बॉडी का जो पूरा बॉडी वेट है उसका लगभग 65 to 70% सिर्फ क्या है, पानी है। आप ब्लड ले लो, उसमें क्या है, पानी है। आप कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन ले लो, उसमें भी ज़्यादा क्या है, पानी है। कोई भी इंटरनल ऑर्गन ले लो, उसके भी ज़्यादा पार्ट्स में उसके वेट का टोटल पार्ट्स क्या है, सब पानी है। तो पानी का बहुत रोल है। ये कैरियर भी है, इसके बिना ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ब्लड ही क्या करता है, मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया, सेल को दिया, सेल ने कहा भाई देखो मेरे यहाँ, हम इंडिया वाले ऐसे हैं, इंडिया वाले नहीं सब जगह का समझ लो, सारे लोग वही मानते हैं। उन्होंने कहा मेरे यहाँ जब कोई गेस्ट आता है उसको खाली हाथ नहीं भेजते, 120 रुपया विदाई जरूर मिलती है। तो ब्लड ने क्या किया, जब ऑक्सीजन लंग्स से पकड़ा और ले जाके सेल को दिया, तो सेल ने कहा भैया विदाई तो लिए जाओ। तो विदाई में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर से क्या बनाया, हीमोग्लोबिन लिया, और क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले जाकर सेल को दिया, वहां तुरंत ऑक्सीजन यूज हो गया। उधर ने उनको विदाई में क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। वो उनको पकड़ के फिर लंग्स तक ले आए और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आके लंग्स में टूट गया, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन फिर से भाई साहब किसको पकड़ के ले गए, ऑक्सीजन को, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है, वो हम बात करेंगे। तो बात करते हैं रफेज और वाटर। तो रफेज को समझ गए ना, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में इसका काम है। और वाटर का आप लोग समझ सकते हैं, वाटर एक इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। ये हमारे बॉडी का एक ऐसा भाग है जो जरूरी नहीं, इसके बिना कहते जल है तो जीवन है, पानी ही क्या है, जीवन है। आप समझ सकते हो कि पानी ही जीवन है। खाने के बिना तो भाई जितिन दास 64 दिन जिंदा थे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अनशन कर दिया था, 64 दिन तक खाना नहीं खाए और जिंदा थे। ऐसे महान भक्त देशभक्त थे। और पानी के बिना कितने दिन जिंदा रह सकते हो, मैक्सिमम 3 to 4 डेज। बहुत जी गए तो, नहीं तो टक्कर से गिर जाओगे। अब बात करने चल रहे हैं बहुत बड़ी, अब जिसमें आएगा आनंद। अब आज से शिद्दत के साथ देखना, वो आनंद आने वाला है। और वो सारी चीजें आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपकी बॉडी से जुड़ी हुई है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वास्थ्य। हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले कोई प्राणी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से अच्छा महसूस करता है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। बड़ा ध्यान देने वाली चीज है। कोई प्राणी सामाजिक, मतलब आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं, जिम जाके यूं यूं डोला सुल्ले बनवाए हैं, लेकिन अगर आपको समाज में रख दे रहे हैं, कोई कह रहा है भाई कैसे तुम,
आप कैसे मुंह निपा के भाग रहे हो, आप सामाजिक नहीं हो, आप समाज में अपनी बातों को रखने में सक्षम नहीं हो, आप वाद विवाद करने में सक्षम नहीं हो, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आप स्वस्थ हैं? नहीं, आप अस्वस्थ हैं। दूसरी चीज, मानसिक, आपके डुल्ले सुल्ले बने हुए हैं, देखने में हष्टपुष्ट लग रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपसे कोई हाथ मिला ले, आपको लगता है मेरे हाथ में गंदगी लग गई, अब साबुन लिए रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। या तो फिर आपके घर पे कोई आ गया गेस्ट, तो उसको सफाई किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लगता है कि उसने पता नहीं कौन सा ऐसा पुट्टी ला के छोड़ दिया। तो ये बहुत सारी मनोवृत्तियां होती हैं, बहुत प्रकार की मेंटल डिजीज होती हैं। इस तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। वो पूर्णतः क्या कहा जाएगा? अस्वस्थ। शारीरिक मतलब शारीरिक रूप से आप कैसे स्वस्थ हो? सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, यानी समाज में कम्युनिकेशन, आपको सामाजिक स्वीकृति मिली हो कि आप एक सामाजिक प्राणी हो। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। शारीरिक रूप मतलब आपके अंदर कोई इलनेस ना हो, आपके अंदर कोई क्रॉनिकल डिजीज ना हो, और कोई जो है क्रॉनिकल डिजीज ना हो और एक्यूट डिजीज भी ना हो, आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो। मनोवैज्ञानिक मतलब आप अंदर से आपके जो विचार हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, जैसे ओसीडी होते ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें क्या है ना कि जैसे ब्लेड किसी ने लिया तो उसको लगता है कि ये ब्लेड कहीं मैं अपनी आंख में ना मार लूं। वो मतलब कोई नुकीली चीज देखेगा, बहुत नुकीली चीज सुई देखा तो उसे लगा कहीं मेरे आंख में ना चुभ जाए तो क्या होगा। तो मतलब ऐसी थॉट्स आना, ये विचार, कुछ विचार ही बहुत विचार, गंदे गंदे विचार आ जाना, मतलब जो है ही नहीं प्रैक्टिकल में, वो भी क्या है? आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को चुनौती देते हैं। मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं। मतलब आप स्वस्थ कब हैं? जब आप शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तब उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ। अब हम लोग बात करते हैं बेटा स्वास्थ्य को चैलेंजेस करने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं। आदमी बीमार हो जाता है, हो भी जाता है। कैसे हो जाता है? हो जाता है ना, बीमार तो कोई भी हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जैसे महान आदमी बीमार हो सकते हैं, तो कोई भी बीमार हो सकता है। ठीक, अब बीमारी के कुछ कॉमन डिजीज पे हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणुओं से होने वाले लोग, फिर विषाणुओं से, और सबकी ट्रिक सहित एक ट्रिक होगा और एक आपका रियल बेस होगा। तो मन कहे ट्रिक से याद कर लें या रियल याद कर लें, सब पे बात होगी। कुछ कॉमन डिजीज पे आज सबसे पहले हम बात करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुगर। पहले कहते थे ये अमीरों का रोग होता है। एक समय था कि डायबिटीज मेलाइटिस किसी भी फिजिकल वर्क करने वाले लोगों को नहीं होता था। शुगर है क्या? क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है? आज के दौर में हम, मुझे लगता है कि 10-12 कप चाय अगर बाहर भेज दो तो 2 से 3 कॉमनली कप वापस आ जाती कि भाई मुझे चीनी वाली चाय नहीं पीनी, मुझे नॉर्मली चाय दे दो। ठीक, तो ये डायबिटीज मेलाइटिस है क्या? शुगर है क्या? होता क्यों है? कितने टाइप का होता है? इससे जुड़े हुए जितने भी आपके मानसिक उद्दीपन आ रहे हैं, सबको पूरे तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप लोग बने रहें मेरे साथ। हाँ, ये भी देख लो यार, बड़ी ऊर्जा के साथ पढ़ाता हूं। इस ऊर्जा का सम्मान करते हुए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इस ऊर्जा की लेवल को, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहने से ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। गुरु के सानिध्य में और समर्पण भाव, निष्ठा भाव, प्रतिष्ठा भाव से अगर उसके बाद चेतना है तो बहुत आगे चला जाएगा। समझ में आया? जो एकलव्य थे उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ली थी, बस समर्पण भाव था और एक इमेजिन करके गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में रहता था, महान धनुर्धर बन गया था। ठीक, तो गुरु के सम्मान करते हुए, ऊर्जा का सम्मान करते हुए आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटा शुगर की बात करते हैं हम लोग। जो डायबिटीज मेलाइटिस है, होता क्या है कि जो आदमी में बनाऊं तुम्हें थोड़ा सा सुंदर सा आदमी, ये अब ये
ये तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय या पेनक्रियाज। इसमें 2 सेल होती हैं, एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। बेटा जो बीटा है यानी कि जो बेटा है, बेटा बड़ा काम का है। बेटा क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन निकालता है यानी कि इंसुलिन एक हार्मोन निकालता है। इंसुलिन क्या करता है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं, लास्ट में मैंने कहा था कल कि कुछ भी खाओ वो लास्ट में डाइजेस्ट होकर C6H12O6 में कन्वर्ट होता है यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज से ही हमने बताया था कि कैसे ग्लूकोज का रिएक्शन होता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन होता क्या है कि डायबिटीज में हमको एनर्जी का वो लेवल नहीं मिल पाता, क्योंकि जो कुछ हम खाएंगे वो किसमें लास्ट में चालू होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हिंदी में बोलो तो बहुत साधारण शब्दों में तो हम कहेंगे चीनी। जो कुछ भी हम खाते हैं अल्टीमेटली वो चीनी में कन्वर्ट हो जाता है। अब चीनी जब हमारे आएगा किसमें कन्वर्ट होकर? ब्लड में आएगा। अब उसको जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? सेल में। सेल में क्या होगा? रिस्पायरेशन होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन सेल में ग्लूकोज को इंटर कराने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन निकलेगा किससे? बीटा सेल से। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज जब जा ही नहीं पाएगा सेल में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? भैया अगर ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा तो खाओगे खाना पर तुम्हें मिल नहीं पाएगा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगेगा तो उनको कहेंगे हो गया है ब्लड शुगर। और वही जब ब्लड में जाएगा तो भैया ये भी बताओ कि जो ब्लड है ना वो लास्ट में उसको फिल्टर कौन करता है? यूरिन बनता है ना। तो ब्लड इधर से जाता है और बहुत सारे क्या होती हैं तुम्हारी उसमें बोमन संपुट में होते हुए जाती हैं। तो किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। जब बहुत शुगर हो जाता है तो किडनी छान नहीं पाता और हमारे यही ब्लड शुगर किस में जाने लगता है? यूरिन में जाने लगता है। ये क्या है? ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ रूप है। यानी शुगर का लेवल एक जब थोड़ा हल्का शुगर होगा तो ब्लड शुगर, और ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? यूरिन शुगर। यूरिन शुगर या यूरिन डायबिटीज मेलाइटिस। अब सुनो, डायबिटीज है क्या? मैंने साधारण शब्दों में बताया कि बेटा जो तुम्हारा अग्नाशय है, पेनक्रियाज, इसमें 2 सेल होते हैं। अल्फा सेल जो क्या निकालता है? ग्लूकेगान। और बीटा सेल ये क्या निकालता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो हमको शुगर मिलता है, जो हमको ग्लूकोज मिलता है, उसको किसमें? सेल में एंटर कराता है। अब होता क्या है कि मान लो इंसुलिन निकले ही ना, इंसुलिन निकलेगा नहीं तो क्या होगा? ग्लूकोज खाओगे, ग्लूकोज तो बनेगा लेकिन सेल में जाएगा नहीं, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा। और ग्लूकोज में बॉडी में लेवल अगर बढ़ने लगेगा तो आपको बीमारी हो जाएगी ब्लड शुगर। थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया तो आपको हो जाएगा यूरिन शुगर। लक्षण क्या है? स्वाभाविक लक्षण हाथ पैर में दर्द, भूख ज़्यादा लगना, क्योंकि भूख लगेगी और तुम्हें शुगर और बढ़ेगा, शुगर जाएगा नहीं। अब होता क्या है, शुगर में थोड़ा सा ध्यान दें, मजा आने वाली है, थोड़ा डीप में जा रहे हैं। देखो जो बीटा सेल है मैंने कहा वो क्या करता है? इंटर कराता है। जब बीटा सेल की फंक्शनल के अकॉर्डिंग 2 तरीके का टाइप ए और टाइप बी डायबिटीज होता है। टाइप ए को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस इसको बोलते हैं टाइप ए। दूसरे को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस। तो शुगर 2 तरीके के होते हैं, टाइप ए टाइप बी।
टाइप ए का नाम क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और टाइप बी का नाम क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, अब दूसरी चीज, इसको मिटा दूं ना, सुंदर लग रहा था, चलो मिटा देते हैं फिर भी। भैया शुगर सबको चाहिए, ग्लूकोज सबको चाहिए, सबकी बॉडी में ग्लूकोज होता है। अगर 80 to 120 mg/dl फास्टिंग अगर आपका इतना शुगर है तो भैया आप स्वस्थ हैं, आपको शुगर ऊपर नहीं है। अगर आपके ब्लड में 80 to 120 mg/dl शुगर है तो आप स्वस्थ हैं। अगर कुछ खाना वाना खाने के बाद 200 तक mg 200 mg/dl शुगर का लेवल है, तब भी आप क्या हैं? स्वस्थ हैं। इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ब्लड शुगर हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो यूरिन शुगर हो जाएगा। यूरिन शुगर हो जाएगा तो आप कहीं भी अगर यूरिन को यूरिनेट करेंगे तो क्या होगा? वहाँ चींटियाँ लगेंगी, उसकी स्मेल दूसरे तरीके की हो जाएगी, और आपकी किडनी, मैंने बताया कि छानते छानते क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी, तो आपकी किडनी फेल्योर भी हो सकता है। अब चूंकि ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और सेल को मिल ही नहीं रहा, तो आपको वीकनेस बहुत लग रही, मतलब है खूब, मिल रही नहीं रहा है, तो क्या होगा? कमजोरी लगेगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, सांस फूलेगी, आपका विजन कमजोर हो जाएगा, आपको देखने में दिक्कत होगी, आपको बोलने में दिक्कत होगी, झुआ भर बीमारी हो जाएगी यार। इसलिए कहते हैं योग प्राणायाम और व्यायाम करते रहो। अब देखो पहला टाइप ए क्या है? टाइप ए ज्यादा नहीं है, अपने देश में तो बहुत कम है। ये हेरिडिटिक बीमारी है मतलब खानदान में किसी को रहा था और फिर हो गया। और या क्या है? हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वालों को भी डायबिटीज हो जाती है। या तो खानदान में अगर किसी को है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर वो अपनी दिनचर्या को सही नहीं रखेगा तो। भैया पहले में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी जो है ना, भगवान ने यूं बनाई है। यूं बनाने का मतलब गजब बनाई है यार, देख लो तो मज़ा आ जाती है इसके अंदर की कहानियाँ। हमारी बॉडी में क्या है ना कि हमारी बॉडी का कोई भी चीज़ आएगा तो उससे कहेगा हेलो हाय, कम आ जाओ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, हेलो कैसे हो, आ जाओ। लेकिन अगर पाकिस्तानी घुस आया ना तो ऐसा जूता मारता है, ऐसा जूता मारता है भाई कि घिर्रा घिर्रा के पटक के मारता है, पाकिस्तानियों की तरह मारता है। अगर कौन कैसा आ जाए पाकिस्तानी, मतलब कोई अगर हमारी बॉडी के लिए कैसा हो, इन्फेक्शियस हो, तो उनको एनिमीज समझ के पटक पटक के मारता है। इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी सिस्टम। कभी कभी आतंकवादी क्या है, फौजी का ड्रेस पहन के चले आते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है, समझ नहीं पाती है हमारी बॉडी कि भैया ये पाकिस्तानी है कि इंडियन है। इसी तरीके से क्या होता है कि पहला जो डायबिटीज ए ग्रुप लेवल है, मैंने जिसको बताया इंसुलिन डिपेंडेंट डायब हो जाते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें भैया ऐसा होता है ना कि कभी कभी जैसे मैंने बताया कि जो ग्लूकोज है, मान लो तुम्हारा सेल है, इसमें ग्लूकोज को इंटर कराने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। खूब अगर दपक के खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बॉडी में बहुत मोटे चौड़े हो जाओगे, तो इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जम जाता है और तब हमारा जो सेल है ना उसमें रिस्पांस नहीं कर पाती। और इंसुलिन भी है हमारी बॉडी में, इंसुलिन भी है, बीटा सेल भी है, फिर भी डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि अगर मोटापा हो गया ज़्यादा तो हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स नहीं करती। तब इसको क्या कहते हैं कि दवाइयाँ खा लो, बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फैट को कम करो, कोलेस्ट्रॉल को कम करो और आप सही हो जाएंगे। तो मैंने बताया टाइप ए, टाइप बी, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। लक्षण सबको पता ही है, डायबिटीज के पता होंगे। डायबिटीज में मैंने बताया एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, बीटा सेल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है टाइप ए में, जिसमें इंसुलिन पूरे तरीके से हम लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं बाहर से लेने के लिए। बी टाइप बी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। टाइप बी में हमें दवाइयों से और नियमित दिनचर्या से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। हाँ, 90% जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो यही टाइप बी वाले होते हैं, ये अच्छी बात है। टाइप ए जो है वो बहुत खतरनाक है भाई, इसमें आदमी का तो राम ही जाने, बचता है नहीं ज़्यादा, कुछ दिन चलेगा तो चलेगा, नहीं तो मामला लड़खड़ा जाता है। इसके बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली हमने। लैंगरहैंस की जो सेल्स पाई जाती हैं इसी पेनक्रियाज में, जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, इन्हीं में दो सेल होते हैं अल्फा बीटा। अल्फा से क्या निकलता है,
ग्लूकेगान, बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और इसके मैंने पूरे रिएक्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। कल हम नई बीमारी के साथ 10-5 बीमारियों में उपस्थित होंगे, तब तक सेलिब्रेट करते रहें। जय हिंद।